अधिभोगी द्वारा नोटिस का दिया जाना, अधिभोगी द्वारा नोटिस का दिया जाना। धारा 7 में अधिभोगी जबकि किसी परिसर को एक कारखाने के रूप में प्रयोग लाने लगे या अधिभोगी के रूप में कार्य करने लगे, इसके कम से कम 15 दिन पूर्व उसे लिखित रूप में मुख्य निरीक्षक के पास निम्नलिखित सूचना भेज देनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पर देखिए, कारखाना का नाम, अवस्थिति, अधिभोगी का नाम, पता। ठीक है, धारा 93 में यथोलिखित परिसर या भवन जिसमें उसकी सीमाएं सम्मिलित होंगी, स्वामी का नाम और पता वगैरह, वह पता जिस पर कि कारखाना से संबंधित सूचनाओं को भेजा जाना चाहिए सब। और थोड़ा सा ये बात जान लीजिए, कुल रेटेड हाउस पावर जो कि किसी कारखाने में लगाई गई हो, ये लगाई जानी है जिसमें कि किसी भिन्न स्टैंडर्ड वाइड प्लांट की स्टैंडर्ड हाउस पावर सम्मिलित नहीं हुई। ठीक है, दूसरे के नहीं शामिल हुई जो है वही। ठीक है, अब देखिए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कारखाने के प्रबंधक का नाम, कारखाने में नियोजित होने वाली संभावित कर्मचारियों की संख्या भी होनी चाहिए। इस अधिनियम के लागू होने की तिथि को अस्तित्व में रहे कारखाना के प्रकरण में पिछले 12 मास में प्रतिदिन नियोजित कर्मकार और औसत संख्या, ये सब। ठीक है, ऐसे सभी संस्थानों के प्रकरण में जो कि पहली बार इस अधिनियम के इस क्षेत्र सीमा के अंतर्गत आते हैं, इन संस्थानों के अधिभोगी एक लिखित नोटिस इस अधिनियम के लागू होने की तिथि के 30 दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक के पास भेजेंगे, जिसमें उपधारा 1 में उल्लिखित सभी विवरण अंकित होंगे। ठीक है, किसी ऐसे कारखाने के विनिर्माण कार्य आरंभ करने के पहले जो कि ऐसे विनिर्माण प्रक्रिया में संलग्न है जिसमें कि वर्ष में साधारणतः 180 दिन से कम हुआ है या उससे कम दिन का काम होता है, उनके प्रकरण में अधिभोगी ऐसा काम शुरू होने से कम 30 दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक के पास एक लिखित नोटिस भेज सकते हैं सर। मैंने बता दिया महत्वपूर्ण प्रावधान। देखिए, इस कानून के अंतर्गत अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रावधानों को निम्न अध्यायों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान, ठीक है, सुरक्षा संबंधी प्रावधान, कल्याण संबंधी प्रावधान, कार्यों के घंटों से संबंधित प्रावधान, अल्पव्यय श्रमिकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान, वार्षिक संवेतन छुट्टी अध्याय, ये सब। ठीक है, आगे देखें स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान। स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 3 में, ठीक है, धारा 11 से 20 तक स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान है, जिसमें 2 प्रधान उद्देश्य मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, एक स्वच्छ वातावरण बनाने की कोशिश करना। इन्हीं 2 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस कानून के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। सबसे पहले सफाई, कचरे तथा बहिः स्टाफ का बयान और समाधान और तापमान भी अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, और धूल एवं धुआं वगैरह नहीं। ठीक है, कृत्रिम नवीकरण, अति भीड़ नहीं होनी चाहिए, प्रकाश, पीने का जल सही होना चाहिए, शौचालय, मूत्रालय, थूकदान, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सुरक्षा संबंधी प्रावधान। सुरक्षा संबंधी प्रावधान देखिए, कारखाना अधिनियम 1948, ठीक है, अध्याय 4, ठीक है, 4A में धारा, ठीक है, 4A में धारा 21 से 41 तक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को उल्लेख किया गया है। इस अध्याय के 2 उद्देश्य महत्वपूर्ण हैं। कारखानों में सुरक्षात्मक पूर्ण कार्य की स्थिति उत्पन्न करना, कारखानों में दुर्घटनाओं को रोकना। ठीक है, ये सब। इसमें कुछ इस प्रकार से हो गए। मशीनों की घेराबंदी, रुई धुनाई के नज़दीक महिला एवं बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये सब। ठीक है, आंखों की सुरक्षा संबंधी उपकरण की उपलब्धता, अत्यधिक भार न उठाने के नियम, ठीक है, सतह सीढ़ी तथा आने जाने का साफ रास्ता, उत्तोलक भाग का अच्छे धातु का बना होना, ये सब बस यही है। आगे देखेंगे कल्याण संबंधी प्रावधान। कल्याण संबंधी प्रावधान में देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 5 में धारा 42 से 50 तक कल्याण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऐसी सुविधाएं जिसे प्रदान करने से मजदूरों का शारीरिक और मानसिक विकास हो और जिसका अच्छा प्रभाव मजदूरों की कार्यकुशलता पर पड़े, तो इस प्रकार की सुविधाओं को कल्याणकारी सुविधाएं कहा जाएगा। तो ये हमारा किसमें है, कल्याण संबंधी प्रावधान कारखाना अधिनियम के अध्याय 5 में धारा 42 से 50 तक, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये कल्याणकारी सुविधा 2 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले कानूनी कल्याणकारी सुविधा, उदाहरण कारखाना अधिनियम 1948 के द्वारा प्रधान सुविधाएं, स्नान गृह की सुविधा, कपड़ों को रखने में सुखाने की सुविधा, प्राथमिक उपचार की सुविधा इत्यादि। ठीक है, ऐच्छिक कल्याणकारी सुविधा में मनोरंजन की सुविधा, व्यायाम संबंधी सुविधा, ये सब। प्राथमिक उपचार एवं सामग्री की सुविधाएं इसके अंतर्गत हैं, ये सब। प्रत्येक कारखाने में दुर्घटना होने की स्थिति में प्रथम उपचार उद्देश्य फर्स्ट एड बॉक्स रखे जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है, 150 मजदूरों पर एक फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स। ठीक है, 150 मजदूरों पर एक। अब देखिए, राज्य सरकार आवश्यक नियम बनाकर यह निर्धारित करेगी इसमें क्या क्या और कौन कौन सी सामान रखी जाएगी सब। इस फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करने के लिए कुछ मजदूरों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, वे ही इसकी देखभाल और उपयोग करेंगे। 500 से अधिक श्रमिक वाले कारखानों में मालिक एक एम्बुलेंस रूम की सुविधा प्रदान करेगा। राज्य सरकार आवश्यक नियम बनाकर यह निर्धारित करेगी कि एम्बुलेंस रूम के साथ कितने मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ रखे जाएंगे, ये सब।
आप देखिए आश्रय, आराम तथा जलपान गृह की सुविधा। कम से कम 150 श्रमिक कार्य कर रहे हो तो उस कारखाने के मालिक एक ऐसे स्थान की सुविधा प्रदान करेगा जहाँ मजदूर मध्यांतर के समय आकर थोड़ी देर बैठकर आराम तथा घर से लाए भोजन को खा सके। ये सब ठीक है। अब देखेंगे हम थोड़ा सा इधर, इसको भी देख रहे हैं, कैंटीन वगैरह देखिए। ऐसे सभी कारखाने जहां कम से कम 250 श्रमिक कार्य कर रहे हो वहां मालिक एक कैंटीन की सुविधा भी करेगा। कारखाना अधिनियम 1948 मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कारखाना उद्योग की तीव्रतर वृद्धि हुई थी। कब? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। प्रथम कारखाना अधिनियम सन 1881, सन 1881 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए में अधिनियमित हुआ। उस समय से बहुत से अवसरों पर यह अधिनियम संशोधित भी किया गया है। सन 1932 में कारखाना अधिनियम में आमूल परिवर्तन किया गया था, 1932 में, और कारखाना अधिनियम 1934 में पूर्ववर्ती कारखाना विषयक विधि के स्थान पर अधिनियमित हुआ, ठीक है। इस अधिनियम के आमूल परिवर्तन की पुनः आवश्यकता का अनुभव किया गया, जिससे कि लघु औद्योगिक संस्थानों की बढ़ती हुई संख्या को समुचित विधायी संरक्षण प्रदान किया जा सके। दोस्तों पूरी बात याद रखना। आगे देखिए, फलतः कारखाना अधिनियम 1948 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम में कारखानों में श्रमिकों से संबंधित विधि का संकलन एवं संशोधन भी किया गया। श्रमिकों से संबंधित जो काम करते हैं वो श्रमिक होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यह अधिनियम संविधान सभा द्वारा 28 अगस्त, कब? 28 अगस्त दोस्तों, 28 अगस्त 1948 को पारित हुआ। इस पर भारत के गवर्नर जनरल की स्वीकृति सितंबर 1948 को प्राप्त हुई और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1949 ईस्वी से लागू हुआ। कब हुआ? 1 अप्रैल 1949 ईस्वी से लागू हुआ दोस्तों कारखाना अधिनियम। आगे देखिए, अधिनियम का क्षेत्र विस्तार। कारखाना अधिनियम 1948 जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में विस्तारित हुआ था तब, ठीक है। यह सामाजिक विधि है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार करना है और इसकी व्याख्या इसमें अप्रयुक्त भाषा को खंडित किए बिना विधायी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उदारवादी दृष्टिकोण से की जानी चाहिए। निर्वचन देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 याद रखना, ठीक है। मैं अधिनियम में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा दी गई है। जब तक कि संबंधित विषय में कोई प्रतिकूल बात न हो तब तक निम्नलिखित का अर्थ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए, वयस्क। अब जब वयस्क है, देखिए वयस्क देखिए, वयस्क से तात्पर्य देखिए देखिए, वयस्क से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। देखिए, वयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। किशोर देखिए, किशोर से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 15 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर ली हो किंतु 18 वर्ष का नहीं हुआ हो, ठीक है। बालक से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, ठीक है। युवा व्यक्ति से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि या तो बालक है या किशोर, ठीक है, या तो बालक है या किशोर, युवा व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। दिन से मध्यरात्रि, दिन से तात्पर्य देखिए मध्यरात्रि से आरंभ होने वाले 24 घंटों की अवधि अभिप्रेत है, ठीक है। सप्ताह से 7 दिनों की ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो कि शनिवार की रात्रि में अर्धरात्रि से शुरू होती है, ठीक है, हो या किसी रात्रि के मध्य से आरंभ होती हो, जैसा कि विशिष्ट क्षेत्र में कारखानों के मुख्य निरीक्षक और द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित होती है, ठीक है। शक्ति देखिए, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। शक्ति से तात्पर्य देखिए विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप अभिप्रेत है जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है, जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है, वो हो जाएगी। आइए देखेंगे मूल गति उत्पादक से कोई ऐसा इंजन, मोटर या अन्य उपकरण जो कि शक्ति का उत्पादन करता है अथवा अन्य प्रकार से शक्ति प्रदान करता है, उसको ही मूल गति उत्पादक कहेंगे। ट्रांसमिशन मशीनरी देखिए, ट्रांसमिशन मशीनरी तो कोई सेफ्ट चक्र या ड्रम पुली सिस्टम, कपलिंग क्लच, ठीक है, ड्राइविंग बेल्ट या अन्य यंत्र या युक्ति अभिप्रेत है जिससे कि मूल गति उत्पादक की गति परिष्कृत की जाती है। वह गति किसी मशीनरी या यंत्र द्वारा धारण की जाती है, उसको हम ट्रांसमिशन मशीनरी कह देंगे। अब देखिए नेक्स्ट इधर देखेंगे मशीनरी, ओनली मशीनरी देखिए। और मशीनरी के अंतर्गत मूल गति उत्पादक, ट्रांसमिशन मशीनरी और ऐसे अन्य यंत्र सम्मिलित हैं जिनके द्वारा शक्ति का उत्पादन, परिवर्तन, पारेषण का प्रयोग किया जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया देखिए, विनिर्माण प्रक्रिया से निम्नलिखित संबंध है। सो देखिए इधर सबसे पहले किसी वस्तु या तत्व को बनाने, पलटने, मरम्मत करने, सजाने, फिनिशिंग, पैकिंग, सीलिंग, धोने, सफाई करने, तोड़कर अलग करने, गिराने या अन्यथा रूप में अनुकूलित करने का काम, जिसका उद्देश्य उस वस्तु या तत्वों को प्रयोग में लाने, विक्रय करने, निर्यात करने, अदायगी करने या व्यनित करने का ये सब, ठीक है। तेल या पानी के नाली के भाव या अन्य वस्तु को पंप करने की प्रक्रिया, विद्युत शक्ति के उत्पादन, रूपांतरण या पारेषण करने का काम, ये सब। मुद्रण के लिए टाइपों को कंपोज करने, लेंटर प्रेस द्वारा प्रिंटिंग करने, असमुद्रण प्रकाश
प्रकाशोत्तीकरण या इसी प्रकार की अन्य प्रक्रिया सब, बुक बाइंडिंग काम, ये सब। निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, फिर से फिटिंग, फिनिशिंग या पोतों या बेड़ों को तोड़कर अलग करने का काम, किसी सामग्री को शीतल में सुरक्षित रखने या एकत्रित करने, ये सब। आगे देखें कर्मकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्मकार है। देखिए, कर्मकार से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर में किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषय वस्तु के प्रासंगिक या उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार के काम में, चाहे सीधे हो या किसी एजेंसी द्वारा, ठेकेदार समेत या उसके मार्फत मुख्य नियोजक के ज्ञान बिना ज्ञान के, और चाहे मजदूरी या उसके बिना नियोजित हो, परंतु भारतीय संघ की सशस्त्र सेनाओं का कोई सदस्य इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं हुआ। ठीक है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट देखें, कर्मकार की परिभाषा में ऐसे कर्मचारी अविभाजित नहीं किए गए हैं, अविभाजित नहीं किए हैं जिन्हें कि एकमात्र लिपिकीय कार्य करने को दिया है। शर्त है कि उन्हें अन्यथा रूप में कर्मकार शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कर्मकार मानने के संबंध में यह अनिवार्य नहीं है कि वह व्यक्ति मंजूरी ही प्राप्त कर रहा हो। ठीक है, आगे देखें, दिन की समय का निर्देशन। अधिनियम की धारा 3 में उपबंधित है कि इस अधिनियम में दिवस का समय भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार माना जाएगा, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है। किंतु इस ऐसे क्षेत्र में जहाँ की भारतीय स्टैंडर्ड टाइम का पालन नहीं किया जाता, वहाँ राज्य सरकार के निम्नलिखित के संबंध में नियम बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। विभिन्न विभागों को पृथक करना, पृथक कारखाना। ठीक है, विभिन्न विभागों को पृथक कारखाना अथवा 2 या 2 से अधिक कारखानाओं को एक कारखाना घोषित करने की शक्ति है। आप इसमें है धारा 4 में देखिए, धारा 4 में किसी अधिभोगी द्वारा इस निमित्त आवेदन किया जाने पर राज्य सरकार अपने आप लिखित आदेश और ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह उचित समझे द्वारा निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, लोक आपात की अवधि में छूट प्रदान करने की शक्ति। देखिए, धारा 5 में लोक आपात के किसी प्रकरण में राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किसी कारखाने या कारखाने के वर्ग या किसी प्रकार के कारखानों की धारा 67 को छोड़कर अन्य किसी भी धारा के प्रवर्तन से ऐसी अवधि के लिए छूट प्रदान कर सकती है। ठीक है, और ऐसी शर्तों के अधीन ये छूट प्रदान की जा सकती है जैसा कि वह उचित समझे, किंतु इस प्रकार की कोई भी अधिसूचना एक समय में 3 माह से अधिक की अवधि के लिए विज्ञप्ति नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। स्पष्टीकरण देखिए, इस धारा के उद्देश्य हेतु लोक आपात का तात्पर्य एक गंभीर आपात से है जिसके द्वारा भारतवर्ष या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को, चाहे युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक उथल पुथल के कारण खतरा पैदा हो जाता है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखेंगे, कारखानों का अनुमोदन, लाइसेंसीकरण और रजिस्ट्रेशन। अधिनियम की धारा 6 सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकती है, इसमें धारा 6 में। ठीक है, अब देखिए, इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु किसी वर्ग या किसी प्रकार के अधिष्ठानों की योजनाओं को मुख्य निरीक्षक या राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में। अब मैं थोड़ा सा आपको कैंटीन वाली बात है दोस्तों। अगर हम कोई कारखाना है उसमें 250 श्रमिक काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कैंटीन। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया, राज्य सरकार आवश्यक कानून बनाकर मालिक को यह आदेश दे सकती है कि मालिक कैंटीन के लिए फर्नीचर, बर्तन, कप, प्लेट, ये सब। ठीक है, कारखाना अधिनियम में किए गए संशोधन। कारखाना की परिभाषा में न्यूनतम कर्मकारों की सीमा को बढ़ाकर 2 गुना किए जाने के संबंध में। सबसे पहले संशोधन के पहले, अब संशोधन के बाद। ठीक है, तो अभी ये होगा, ये पहले होगा। ठीक है, तो अभी हम जान लेते हैं पहले क्या था। देखिए, 2 इया में बताया गया है कि कारखाना से अपनी सीमा सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें क्या क्या होगा। देखिए, आई नंबर में देखिए, इसको हम पूरा बता देंगे, फिर इसके बाद ये बताएंगे। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देखिए, 10 या अधिक कर्मकार काम कर रहे हों। ठीक है, या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही या आमतौर से इसी तरह की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसको पूरा पढ़ देते हैं। 20 या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती 12 मास से किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है या आमतौर पर ऐसे की जा सकती है। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। इधर बता रहा है क्या, देखिए, कारखाना से अपनी परिसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें 20 या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, आमतौर से इस तरह की जाती है। पहले संशोधन में कितने सदस्य होते थे? 10। अब कितना हो रहा है? 20। बस यही फ़र्क है। बाकी यहाँ पर 20, फिर इसके बाद 40 बढ़ रहे हैं, मतलब लोगों की संख्या बढ़ रही है, बस ये सब है। आगे यहाँ पर देखिए, एक त्रैमास में ओवर टाइम की सीमा 50 घंटों से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ओवर टाइम में 100 घंटे कर दी गई है एक त्रैमास में। ठीक है, अब देखिए, पहले और अब
64 ठीक है 64 अतिकाल के घंटों की कुल संख्या किसी एक तिमाही के लिए 50 से अधिक नहीं होगी। और 64 इसमें धारा में कहा गया है कि अतिकाल के घंटों की कुल संख्या किसी एक तिमाही के लिए 100 से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार से कहा गया। एक त्रैमास में ओवर टाइम की सीमा 75 घंटों से बढ़ाकर 100 घंटों के लिए किए जाने के संबंध में। ठीक है, यही सब है दोस्तों महिलाओं से रात में कार्य कराने के संबंध में। देखिए इधर पढ़ देते हैं हम पहले और आप 65(3)(4 ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, किसी कर्मकार को लगातार 7 दिन से अधिक अतिकाल काम कराने के लिए अनुज्ञात नहीं दिया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या 75 से अधिक नहीं होगी। और इधर कहा गया 65(3) यही सब धारा है। और किसी भी कर्मकार को लगातार 7 दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घंटों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होगी। ये सब बाकी इधर देखेंगे महिलाओं से रात में कार्य कराने के संबंध में। किसी कारखाना में किसी स्त्री से 6 बजे प्राप्त ठीक है और 7 बजे साय के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उससे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो 6 या 7 बजे ठीक है, इतना सब। परंतु राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखानों के समूह वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में खंड खान में आदि कथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सके, किंतु इस प्रकार की ऐसी फेरफार 10 बजे साय और 5 बजे रात के बीच के घंटों में किसी स्त्री के नियोजन को पाणिगत न करेगी। और इधर कहा गया है कि किसी कारखाने में किसी स्त्री से 6 बजे प्राप्त और 7 बजे साय के बीच के घंटों के अलावा किसी और समय पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उससे काम करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। परंतु राज्य सरकार किसी कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों के बारे में खंड खा में अधिकथित सीमा में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी, किंतु इस प्रकार की ऐसी फेरफार 7 बजे साय और अगले 6 दिन 6 बजे प्राप्त के बीच के घंटों में किसी भी स्त्री के नियोजन के लिए की जा सकती है अगर राज्य सरकार राजपत्र के द्वारा करे तो। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा दिया गया है। अब देखेंगे हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इधर औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1940। ठीक है, अब देखिए हमारे देश में स्थायी आदेश के अभाव के कारण विभिन्न संस्थानों के प्रबंधक और कर्मकारों के मध्य संघर्ष की स्थिति हुआ करती है। इस अधिनियम के पारित किए जाने के पहले नियोजन की शर्तें अनुबंधों द्वारा नियंत्रित होती थी। ये अनुबंध प्रत्यक्ष और विवेचित हो सकते थे तथा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में संपन्न की जाती थी। उनके स्वरूप में कोई समानता नहीं होती थी। केंद्रीय सरकार द्वारा औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1940 पास किया गया। अब इस अधिनियम से आवृत होने वाले सभी नियोजकों के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वे अपने अधीन नियोजकों की शर्तें और सेवा दशाओं को सुनिश्चित करें। ठीक है, इसके साथ यह भी आवश्यक है कि उन शर्तों और सेवाओं की दशाओं की जानकारी कर्मकार को भी करा देनी चाहिए, तभी तो कोई मंजूर होगा, पहले बता दो। ठीक है, देनी चाहिए जिसके अंतर्गत उन्हें नियोजन प्रदान किया गया। ठीक है, इस अधिनियम का प्रयोजन औद्योगिक संस्थानों में नियोजित किए गए कर्मकारों की भर्ती, उन्हें काम से अलग किए जाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई, छुट्टियां आदि की शर्तों और दशाओं आदि के बारे में बताती है। ठीक है, ये सब। अब देखेंगे धारा 1 अधिनियम का प्रवर्तन। देखिए स्थायी आदेश का उद्देश्य दोनों पक्षकारों को यह स्पष्ट कर देता है कि किन निर्बंधों और शर्तों पर कर्मचारी कार्य करने का समर्पण करें और किन शर्तों पर नियोजक उन्हें कार्य में लगाना चाहते हैं। ये सब ठीक है। यह अधिनियम अग्रलिखित प्रकार के औद्योगिक संस्थान में लागू होते हैं जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत संघ में कहीं भी स्थित हो। ठीक है, आप देखिए जिनमें से 100 या अधिक कर्मकारों को नियोजित किया गया है, जिनमें कि पूर्ववर्ती 12 महीनों के किसी भी दिन 100 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित किया गया हो। ठीक है, इस अधिनियम का प्रवर्तन निम्नलिखित संस्थानों में नहीं किया जाता है। देखिए कोई ऐसा उद्योग जिसके संबंध में बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम 1940 के अध्याय 7 के उपबंध लागू होते हैं। कोई ऐसा औद्योगिक संस्थान जिसके संबंध में मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1961 उपबंध लागू होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि नियोजक स्थायी आदेशों के अंतर्गत बीमारी अवकाश प्रदान करने के विकल्प का चुनाव करता है और इस अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार वस्तुतः सेवा की शर्तों का एक ऐसा भाग है जिससे कि नियोजक को बाद हुआ माना जाता है। ये सब अब देखेंगे थोड़ा से नियमावली दी गई थी। देखिए सिविल सेवाएं जैसे कि वर्गीकरण, यंत्र, अपील नियमावली, ये सब सिविल सेवा, अस्थायी सेवा, पुनरीक्षित अवकाश नियमावली, सिविल सेवा, ये सब थोड़ा सा ठीक है। भारतीय रेलवे प्रस्थान संहिता, ये सब कोई अन्य नियमावली जैसे कि इस नियमित समुचित सरकार द्वारा गजट अधिसूचना द्वारा विज्ञापित किए जाए।
प्रत्यक्ष। ये नियम निजी प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत या सामाजिक प्रबंधन व्यवस्था के अधीन औद्योगिक संस्थानों में लागू नहीं होते, फिर भी समुचित सरकार इस अधिनियम का विस्तार जैसा कि वह उचित समझे किसी भी औद्योगिक संस्थान या औद्योगिक संस्थान वर्ग के संबंध में कर सकती है। दोस्तों, अधिनियम की प्रमुख विशेषता देखिए। औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946 की प्रमुख विशेषता देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए। प्रत्येक ऐसे औद्योगिक संस्थान के नियोजकों से जिनमें कि यह अधिनियम लागू हो या अपेक्षा की जाती है, वह स्थायी आदेश तैयार करे और उन्हें प्रमाणन अधिकारी के समक्ष, किसके पास, प्रमाणन अधिकारी के समक्ष प्रमाणीकृत हेतु समर्पित करें। यह अधिकारी साधारणतः श्रम आयुक्त हुआ करता है। ठीक है, कौन सा अधिकारी होगा, वो श्रम आयुक्त होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम के अंतर्गत कर्मकार की परिभाषा में कतिपय परिस्थितियों में पर्यवेक्षीय प्राविधिक व्यक्ति अंतर्विष्ट माना जाता है। प्रमाणकर्ता अधिकारी को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि स्थायी आदेशों के प्राकलित में कुछ बड़ी घटी या परिवर्तन कर सके। ये सब चल रहा है, आगे बढ़ेंगे हम। ये सब है दोस्तों। आगे देखें, प्रमाणकर्ता अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों के इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन कतिपय मामलों के संबंध में ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो कि ऐसे मामलों में एक सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये वाले में ये सब है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। भारत यहाँ पर देखेंगे व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 दोस्तों। ठीक है, भारत के व्यवसाय संघों के विकास आंदोलन में इसका इतिहास दृष्टिगत होता है और इस विकास का प्रारंभ 1890 से हुआ है, जबकि बम्बई मिल हेड्स एसोसिएशन नाम से सर्वप्रथम कर्मकारों का एक संघ बम्बई में गठित किया गया था। इस संघ का गठन बम्बई मिल कर्मकारों की शिकायतों को दूर करने के संबंध में किया गया। इस संघ को ठीक श्रमिक संघ के रूप में उस अर्थ में मानना कठिन है जिस अर्थ में आज व्यवसाय संघों की परिभाषा दी गई है। इस संघ की कार्य की प्रणाली के संबंध में आज भी बहुत ही कम बातें मालूम हैं। देखिए, औद्योगिक उथल पुथल और आर्थिक असंतोष के कारण कारखानों और उद्योगों के क्षेत्र में कुछ कर्मकारों के हड़तालों के दृष्टांत सामने आने लगे हैं। उन हड़तालों का नियंत्रण और पथ निर्देशन उनकी कर्मकारी समितियां करती हैं। ये सब दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इधर देखते हैं। आज़ादी से पूर्व देश में व्यवसाय संघ आंदोलन की प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं रही। ये सब आप जानते हैं। आगे देखेंगे। व्यवसाय संघवाद को पूर्णतः प्रभावी बनाने के लिए दो बातें आवश्यक हैं। व्यवसाय संघवाद को पूर्णतः प्रभावी बनाने के लिए दो आवश्यक बातें हैं, लोकतांत्रिक भावना और शिक्षा। ठीक है, ये सब लोकतांत्रिक आदेश अब भी भारतीय मजदूरों में विकसित करने की आवश्यकता और शिक्षा की कमी इन मजदूरों के लिए एक व्यवधान है। ये सब आज़ादी के पश्चात से भारतीय नागरिकों में लोकतांत्रिक भावनाओं का विकास हो रहा है और उद्योगों में काम करने वाले कर्मकार इस संबंध में अपवाद नहीं कहे जा सकते। ठीक है, सन 1920 में मद्रास उच्च न्यायालय में मद्रास वस्त्रोद्योग श्रमिक संघ के अधिकारियों के विरुद्ध ये कुछ बिन्नी लिखा था, बिन्नी कंपनी की ओर से दायर किए गए एक बाद में आदेश जारी करते हुए संघ के अधिकारियों को इस बात के लिए प्रतिबद्ध कर दिया गया कि वे कतिपय कर्मकारों को काम पर न लौटने के द्वारा अपने नियोजन की संविदा को भंग करने के लिए उत्प्रेरित ना करें। ठीक है, प्रत्यक्ष उस समय श्रमिक संघ के अधिकारियों ने अपने आप को अभियोजन और कारावास के दायित्वाधीन पाया था। ये सब हो गया। आगे देखेंगे। अखिल भारतीय व्यवसाय संघ, इसको देखिए। अखिल भारतीय व्यवसाय संघ कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव NM जोशी ने केंद्रीय विधानसभा के समक्ष सफलतापूर्वक एक प्रस्ताव रखा था जिसमें इस बात की मांग की गई थी कि श्रमिक संघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से विधायी कदम उठाए जाने चाहिए। यह प्रस्ताव नियोजकों को पसंद न आया। वे इस प्रकार के किसी विधायी कदम उठाने के इतने अधिक विरोध में थे कि काफ़ी समय बाद 1926 में केंद्रीय विधानसभा को भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम समिति पारित करने का अवसर मिल सका। इस अधिनियम का प्रवर्तन 1 जून 1987 को संभव हुआ। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए, व्यवसाय संघों के मामले में उपयुक्त विधि की आवश्यकता पर सन 1952 में भारतीय श्रमिक सम्मेलन में विचार हुआ। इसके बाद भारतीय व्यवसाय संघ संशोधन अधिनियम 1960 की धारा 2, 4, 3, 4, 6, 14, 16, 28 में कुछ परिवर्तन किए गए। पुनः कुछ परिवर्तन भारतीय व्यवसाय संघ संशोधन अधिनियम 1964 में भी किए गए। सन 1969 में प्रस्तावित व्यवसाय संघ अधिनियम द्वारा एक संघ गठन का उद्देश्य रखा गया। इस विधेयक में व्यवसाय संघ की परिभाषा को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है। कर्मचारियों को संघों को ही सम्मिलित किया जाए और नियोजकों के संघ को इस परिभाषा से बाहर रखा जाए। इस प्रकार से कुछ कहा गया है। ठीक है, आप समझिए। अब देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। देखिए, आज़ादी के बाद विधि शास्त्र की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे औद्योगिक विधि कहा जाता है। पूर्णतः स्वतंत्रता काल में यह विधि अविकसित अवस्था में थी, किंतु आगे चलकर देश में उद्योग के क्षेत्र में प्रगति होने के साथ ही औद्योगिक विधि का विकास हुआ। ठीक है, ये सब हो गया। आगे देखेंगे, विशेषता देखेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम की कतिपय विशेषताएं देखिए।
कोई औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को या तो विवाद से आबद्ध उभय पक्षकारों की सहमति पर या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करना उपयुक्त समझे जाने पर विचार हेतु संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखिए, उक्त न्यायाधिकरण द्वारा किए गए पंचायत को अधिक से अधिक 1 वर्ष या इसके भीतर की निश्चित अवधि तक के लिए उभय पक्षकारों पर बंधकारी बनाया जाएगा और इसका प्रवर्तन सामंजस्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ये सब हड़ताल और तानाबंदी करने पर प्रतिषेध लगा दिया गया है। इधर देखिए, जब तक कि सुलह और अधिनिर्णय की कार्रवाई चल रही हो, जब तक कि सुलह की कार्रवाई में किए गए समझौते लंबित हों। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, लोकहित अथवा आपात की स्थिति में, लोकहित अथवा आपात की स्थिति में, आपातकाल मतलब यहाँ पर आपातकाल आपात, ठीक है, ये सब बोल रहे हैं। तो इस स्थिति में उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के निमित्त 6 मास से अनधिक की अवधि के लिए कतिपय प्रयोग उद्योग को लोक उपयोगी सेवा के अंतर्गत घोषित करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। 6 मास से अनधिक, ठीक है, ये सब दोस्तों। देखिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संपूर्ण भारत में लागू होता है। ठीक है, यह 1 अप्रैल 1947 से प्रभावी हुआ था। और औद्योगिक विवाद अधिनियम सामाजिक विधान का एक प्रगतिशील कदम है, जैसा कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है। ठीक है, इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से नियोजक और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध सुनिश्चित करना है। नियोजक और कर्मचारी, नियोजक और नियोजकों या कर्मकारों के बीच औद्योगिक विवादों का शोध और उनका सुलझाव करना, ये सब। ठीक है, अवैध हड़ताल और तालाबंदी को रोकना है, काम से अलग रखने तथा छटनी के संबंध में कर्मकारों को अनुतोष प्रदान करना, ये सब, सामूहिक सौदेबाजी, ये सब। ठीक है, आगे देखेंगे हड़ताल एवं तालाबंदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हड़ताल और तालाबंदी, देखिए धारा 22 हड़ताल और तालाबंदी पर प्रतिबंध लगाती है। इस धारा का संबंध ऐसे उद्योग में हड़ताल और तालाबंदी से जो कि लोक उपयोगिता सेवा के हित में संचालित हो। ठीक है, धारा 22(1) में उपबंधित है कि लोक उपयोगिता सेवा में नियोजित कोई भी व्यक्ति संविदा भंग करने के रूप में निम्नलिखित परिस्थितियों में हड़ताल पर नहीं जाएगा। हड़ताल करने के पूर्व 6 सप्ताह की नोटिस नियोजक को दिए बिना ऐसी सूचना किए जाने के 14 दिन के अंदर ऊपर कथित किसी नोटिस में उल्लिखित तिथि के बीतने पर हड़ताल पर नहीं जाएगा। ये सब किसी समझौता अधिकारी के समक्ष संचालित कार्रवाइयाँ लंबित रहने की अवधि में और ऐसी कार्रवाइयों के समाप्त होने के बाद 7 दिनों की अवधि में हड़ताल पर नहीं जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट है कि उपबंध कर्मकारों को हड़ताल पर जाने से प्रतिषेध नहीं करते, अब तो इस बात की वांछनीयता करते हैं कि वे हड़ताल पर जाने से पूर्व कतिपय शर्तों को पूरा कर दें। उसके उपरांत भी ये उपबंध केवल लोक उपयोगिता सेवा विषयक उद्योगों पर लागू होते हैं और लोक अनुपयोगिता सेवा पर यथावत लागू नहीं होते हैं। ठीक है, धारा 22(2) में उपबंधित है कि कोई भी नियोजक जो कि एक लोक उपयोगिता सेवा संचालित कर रहा है अपने कर्मकारों में से किसी के प्रति निम्नलिखित परिस्थितियों में कारखानाबंदी नहीं करेगा। ये सब बता रहा है, जैसा कि यहाँ उपबंधित है, कारखाना बंदी के 6 सप्ताह पूर्व कारखाना बंदी की नोटिस दिए बिना ऐसी नोटिस देने के 14 दिनों के अंदर, ये सब बता रहा है। ठीक है, किसी समझौता अधिकारी के समक्ष संचालित कार्रवाइयों के लंबित रहने की अवधि में और ऐसी कार्रवाइयों के संपन्न हो जाने के बाद ही 7 दिनों की अवधि के भीतर, ये सब। तालाबंदी की नोटिस देखिए, धारा 22 के अंतर्गत तालाबंदी के लिए नोटिस का दिया जाना आवश्यक है। बिना पूर्व नोटिस के तालाबंदी धारा 24 के अंतर्गत क्या हो जाएगी, अवैध मानी जाएगी। अगर आप दे रहे हैं ना तालाबंदी नोटिस, तो आप 22 के अंतर्गत, ठीक है, और अब नहीं किया, आपने पहले से नोटिस नहीं दिया, तालाबंदी लगा, तो ये फिर अवैध माना जाएगा धारा किसके अंतर्गत, 24 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 22(3) में उपबंधित है कि हड़ताल या तालाबंदी के बारे में उपधाराओं 1 और 2 में यथा उपबंधित नोटिस के प्रतिबंध को कतिपय प्रकरणों में हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो हड़ताल की कोई नोटिस वहाँ आवश्यक नहीं होगी जहाँ की संबंधित लोक उपयोगिता सेवाएं पहले से ही तालाबंदी अस्तित्व में है। ये सब तालाबंदी की नोटिस वहाँ आवश्यक नहीं होगी जहाँ की संबंधित लोक उपयोगिता सेवाएं पहले से ही हड़ताल अस्तित्व में। ठीक है, ये सब तो मैंने इतना बता दिया दोस्तों आपको। संविदा भंग करने के फलस्वरूप से सेवा की समुदाय नियोजन की संविदा का बोध होता है, भले ही वह संविदा प्रत्यक्ष या सन्निहित हो। ये सब अधिनियम की धारा 22 या 23 के उपबंधों को भंग करने में अधिनियम की धारा 26 में बड़ी दंड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये सब हड़ताल करने के 6 सप्ताह के भीतर और ऐसी नोटिस देने के 14 दिन के भीतर शब्दावलियों का अभिप्राय। इन तीनों उपबंधों को एक साथ पढ़ने पर इसका अभिप्राय यह है कि किसी लोक उपयोगिता सेवा में नियोजित व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हैं। ठीक है, तो उपरांत ये हम बता देते, जैसे किसी की नौकरी लगी है, ठीक है, और वो हड़ताल पे है, तो वो उसके लिए कुछ नोटिस है, तो ये हम आपको यहाँ पर बताते। देखिए, नोटिस देने के 6 सप्ताह के भीतर हड़ताल शुरू हो जाए। ठीक है, ये सब जैसे कि ऐसा नोटिस देने के बाद 14 दिन की अवधि पूरी हो चुकी हो। ठीक है, ये सब तो कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। आप बस इतना रखें कि इस प्रकार हड़ताल केवल उस समय हो सकती है जबकि ऐसी नोटिस देने के बाद 14 दिन बीत चुके हों किंतु सप्ताह की अवधि समाप्त नहीं हुई हो। ठीक है, इस प्रकार से समझौता कार्रवाइयों के लंबित पर देखिए, इस शब्दावली का प्रयोग धारा 22
1 घ में किया गया समझौता कार्रवाई से किसी समझौता अधिकारी के समक्ष संचालित कार्रवाई अभिप्रेत है। ऐसे प्रकरण में समझौता विषयक कार्रवाई लंबित थी और कर्मकारों का एक संघ पक्षकार था। इस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि धारा 3 के अनुसार किया गया निपटारा केवल उन कर्मकारों को बाधित नहीं करेगा कि उस संघ के सदस्य थे, अब तो उन सभी कर्मकारों को बाधित करेगा जो कि इस संस्थान में कार्य करें। इसलिए यदि कार्रवाई का संबंध ऐसे मामले से है जो कि सभी कर्मचारियों से संबंधित है तो उसका लंबित होना सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रतिरोध का काम करेगा। ठीक है, अब किसी ने कर दिया तो सभी कर्मचारी, ठीक है, तो सब हड़तालों और कारखाना बंदियों पर साधारण प्रतिषेध। धारा 23 में हड़ताल और कारखाना बंदियों पर लगाया गया प्रतिषेध सर्वमान्य प्रकृति का है। प्रवर्तन लोक उपयोगिता और गैर लोक उपयोगिता संस्थान दोनों पर समान रूप से होता है। कर्मकारों द्वारा संविदा भंग के स्वरूप हड़ताल किया जाना और तदेव रूप में नियोजक द्वारा कारखाना बंदी का किया जाना निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिषेधित होता है, जैसे कि विभाजक के समक्ष संचालित विभाजन की कार्रवाई के लंबित रहने की अवधि में और ऐसी कार्रवाई के संपन्न हो जाने के बाद के 2 मास की अवधि में, जहां की धारा 10 का की उपधारा 3 का के अधीन अधिसूचना जारी की जा चुकी है। तो ये सब छोड़ो, आप लोग बस इतना याद रखें कि जैसे कि आपका हड़ताल और कारखाना है, उस बंदियों पर जो साधारण प्रतिषेध है वो धारा 23 में हड़ताल और कारखाना बंदियों पर लगाया गया प्रतिषेध सर्वमान्य प्रकृति का, ठीक है, धारा 23 में। तो ये सब याद रखना है आपको, और याद रखना है कि श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष संचालित कार्रवाई के लंबित रहने की अवधि में और ऐसी कार्रवाई को उत्पन्न होने के बाद के 2 मास की अवधि में। तो ये आपको याद रखना है कि धारा 23 में हड़ताल पर प्रतिषेध मतलब रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, बस इतना रखना है आपको याद। बस आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अवैध हड़तालें और कारखाना बंदियाँ। धारा 24(1) के अनुसार हड़ताल या कारखाना बंदी निम्नलिखित परिस्थिति में अवैध होगी, मतलब गैर कानूनी होगी। ठीक है, तो कैसे? लोक उपयोगिता सेवा में उसका प्रारंभ या घोषित किया जाना धारा 22 का खंडन करता है। ठीक है, उसका प्रारंभ किया जाना धारा 23 का खंडन करता हो, ये भी ठीक है। धारा 10(3) या धारा 10 का के उपधारा 4 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा किए गए आदेश का निरंतरित खंडन करता हो तो वो अवैध मानी जाएगी। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। अवैध हड़तालों और कारखाना बंदियों को आर्थिक सहायता पहुंचने पर प्रतिबंध किसमें है? देखिए, धारा 25 अवैध हड़ताल और अवैध कारखाना बंदी दोनों को आर्थिक सहायता पहुंचाने से प्रतिषेध करती, मतलब रोक लगाती है। धारा कौन सी? 25 दोस्तों, इतना याद रखना है आपको। अब देखिए, आम हड़ताल जनरल स्ट्राइक, जब किसी भी शहर में या किसी स्थान पर एक साथ अनेक उद्योगों में हड़ताल कर दिए जाए तो इस प्रकार के हड़ताल को आम हड़ताल कहते हैं। ठीक है, भारत में पहली बार आम हड़ताल की लहर 1921 में बम्बई में शुरू हुई और 1934 तक अनेक शहरों में आम हड़ताल किए गए थे। तो इस बात को आप नोट कर लेना। ठीक है, विशिष्ट हड़ताल में जब हड़ताल किसी एक कारखाना में किया जाए तो इस प्रकार की हड़ताल को विशिष्ट हड़ताल कहते हैं। यदि हड़ताल केवल इसको या टेलको में किया जाए तो इसे विशिष्ट हड़ताल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, दिया गया है, इस बात को भी आप नोट कर लेना। देखिए, संगठित हड़ताल में जब किसी उद्योग में हड़ताल करने के पहले काफ़ी तैयारी कर लिया जाए और सभी तैयारियों के बाद हड़ताल किया जाए तो इस प्रकार की हड़ताल को संगठित हड़ताल कहा जाता है। असंगठित हड़ताल में जब किसी उद्योग में हड़ताल बिना किसी तैयारी के एकाएक कर दिया जाए तो उस प्रकार की हड़ताल को हम असंगठित हड़ताल कहते हैं। ठीक है, प्राधिकृत हड़ताल में देखिए, डेकर्ट महोदय ने अपनी पुस्तक में कहा है कि जब कोई मजदूर संघ अपनी आम सभा की बैठक बुलाए और उस बैठक में हड़ताल पर जाने के लिए मतदान कराए और उस मतदान के बाद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जाए तो उस प्रकार की हड़ताल को हम प्राधिकृत हड़ताल कहेंगे। ठीक है, अनधिकृत हड़ताल में देखिए, यदि कोई मजदूर संघ बिना हड़ताल पर मतदान कराए अपने मन से हड़ताल करने पर जाने का निर्णय ले ले तो इस प्रकार की हड़ताल को अनधिकृत हड़ताल कहा जाएगा। अब देखिए, त्वरित हड़ताल, जब किसी घटना को लेकर मजदूर एकाएक हड़ताल कर दे तो उस हड़ताल को त्वरित हड़ताल कहा जाएगा। जंगली बिल्ली हड़ताल देखिए, डेकर्ट महोदय ने अपनी पुस्तक में कहा है कि यदि किसी घटना को लेकर मजदूर एकाएक हड़ताल पर चले जाएं और कुछ ही समय में हड़ताल समाप्त भी हो जाए तो इस प्रकार के हड़ताल को हम क्या कहेंगे? जंगली बिल्ली हड़ताल। ठीक है, विल्ड कैट स्ट्राइक कहा जाएगा। इस तरह जंगल में बिल्ली आती है और चली जाती है, इसी तरह विल्ड कैट स्ट्राइक शीघ्र उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, तो इसको हम जंगली बिल्ली हड़ताल कह देंगे। ठीक है, राजनीतिक हड़ताल देखिए, जब किसी राजनीतिक कार्य को लेकर मजदूर हड़ताल पर चले जाएं तो उस प्रकार की हड़ताल को हम राजनीतिक हड़ताल कहा जाता है। आज भारत में बिहार
आधार बंद है, उद्योग बंद है, भारत बंद जैसी घटना राजनीतिक हड़ताल की उदाहरण कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि भारत बंद ऐसे बोल देते हैं ना, भारत बंद, तो ये सब मतलब राजनीतिक हड़ताल। ठीक है, इस प्रकार से। अवैध हड़ताल देखिए, इलीगल स्ट्राइक, जब किसी देश में हड़ताल उस देश के कानूनों के नियमों का उल्लंघन करते हुए किया जाए तो इस प्रकार की हड़ताल को इलीगल स्ट्राइक कहा जाता है। इस प्रकार हड़ताल के विभिन्न विभिन्न रूप हैं जिनको संक्षिप्त चर्चा ऊपर की गई है। ठीक है, जो हमने सब बता दिया आपको। अब देखिए कल्याणकारी राज्य। देखिए हमारे देश के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। देश में रहने वाले सभी नागरिक कल्याण के लिए सरकार प्रयास करेगी, नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार प्रयास करेगी। ठीक है, यदि हड़ताल करने का अधिकार मुक्त रूप से सबको प्रदान कर दिया जाए तो इससे संगठित लोगों की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन असंगठित कमजोर वर्ग की स्थिति दयनीय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के लोग हड़ताल नहीं कर सकते, अतः देश में सभी लोगों के कल्याण को दृष्टिकोण में रखते हुए हड़ताल का अधिकार मुक्त रूप से नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इस बात को याद रखना। इस पर नियंत्रण अवश्य लगा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी चलिए आगे देखेंगे। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 जो हम, जैसे कि मैं आपको ये बता रही, इससे पहले मैंने आपको कारखाना अधिनियम बताया 1948 वाला। तो बस आप लोग 4 से 5 लाइन में पूरा का पूरा आप अपना नोट्स बनाते चले सभी अधिनियम के। ठीक है, अब आगे देखेंगे 1925 में सर्वप्रथम विधानसभा में एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 1925 में सर्वप्रथम विधानसभा में एक गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका शीर्षक था साप्ताहिक भुगतान विधेयक था। ठीक है, इसका नाम। उस समय मजदूरी के भुगतान के संबंध में भिन्न भिन्न अवधियाँ प्रचलित थीं। भिन्न वेतन अवधियों से अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, जिनमें से कुछ को दूर करने का प्रयास किया गया था। वे निम्न थी: मजदूरी के भुगतान में विलम्ब, मजदूरी के भुगतान न किया जाना और नियोजक द्वारा लगाए गए जुर्माने के रूप में मजदूरियों से कटौतियाँ कर लेना। यह विधेयक उस समय सरकार के इस आश्वासन पर वापस ले लिया गया था कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। इस प्रकार से तो यही सब था। आगे देखेंगे कर्मकारों पर नियोजकों द्वारा जुर्माने का लगाया जाना और यहाँ तक कि अनुपस्थिति की अवधि के लिए जुर्माने के रूप में मजदूरी की दुगनी राशि कटौती कर लेना। उस समय की प्रचलित प्रथाओं में इन बुराइयों को दूर करना आवश्यक था। यही कारण था कि मजदूरी में जुर्माने के रूप में या अन्य कटौतियों द्वारा कमी करने पर विधि द्वारा रोक और नियंत्रण लगाने की आवश्यकता का अनुभव सरकार ने 1926 में किया था। दोस्तों, साहा आयोग की अनुशंसा पर आधारित मजदूरी भुगतान अधिनियम विषयक विधेयक 1933 में विधानसभा में पुनः पारित किया गया, परंतु वह विधेयक भी उस समय विधानसभा के विघटन के कारण अधिनियम का रूप न ले सका। अतः मजदूरी अधिनियम 1936 में औपचारिक रूप में विधानसभा द्वारा पारित किया गया और इसका प्रवर्तन 28 मार्च 1937 से आरंभ हो गया था। ठीक है, यही सब है कि इस अधिनियम की प्रस्तावना में उल्लेखित है कि इस अधिनियम का उद्देश्य नियोजित व्यक्तियों के कतिपय वर्गों की मजदूरी के संदाय को विनियमित करना है। यह विनियमन दो प्रकार से, पहला है कि मजदूरी अदा करने की तिथि के संबंध में। ठीक है, ये हो गया पहला हमारा। दूसरा है जुर्माना या अन्य रूप में मजदूरी से कटौतियाँ करने के संबंध में। ये सब दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यही मैंने आपको बता दिया। देखेंगे, देखिए धारा 1 प्रवर्तन। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 का प्रवर्तन संपूर्ण भारत में विस्तारित है। इसका प्रवर्तन 28 मार्च 1937 ईस्वी में आरंभ हुआ। उपधारा 4 के अनुसार यह अधिनियम निम्नलिखित व्यक्तियों की मजदूरी के भुगतान पर लागू होता है। इसे देखना, किसी कारखाना में नियोजित व्यक्ति। ठीक है, ऐसे व्यक्ति कारखाना में नियोजित व्यक्ति के भिन्न जो रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे में नियोजित है। ठीक है, अथवा प्रत्यक्ष रूप से या किसी उप ठेकेदार द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा नियोजित है जो रेलवे प्रशासन के साथ समझौते की पूर्ति कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक अथवा अन्य संस्थान में जो धारा 2 के खंड 2 के उपखंड का छात्रा विहित है। ये सब ठीक है, आपको इतना याद रखना है। इधर देख लेते हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं। देखिए कारखाना अधिनियम 1948 अग्रलिखित को कारखाना माना गया है। आगे देखना है, एक आरा मिल। ठीक है, ओटन कारखाना जो कि एक छत के नीचे स्थित हो और एक लोकोमोटिव शक्ति द्वारा चलाया जाता हो और जिसमें कि 10 से अधिक व्यक्ति नियोजित हों। ये सब ऐसा परिसर जहाँ किसी सामान को बनाए और बनाकर बिक्री करने योग्य तैयार करने का काम किया गया हो। ठीक है, तो ये सब बताया जा रहा है इसमें मजदूरी संदाय अधिनियम। ये हम आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। यही सब है। ठीक है, गुड़हल घर कारखाना, रेलवे कार्यशाला और ऐसा घेरा जो मूंगफली सुखाने के प्रयोग में लाया जाता है। तो यही सब काम हो रहा है इसमें, और इसको हम और समझते क्या है, देखते हैं एक मिनट। यहाँ पर हम धारा 6 को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए धारा 6 में, देखिए उपधारा 6 में यह अधिनियम है कि किसी मंजूरी अवधि के लिए नियोजित व्यक्ति को संदेय मंजूरी लागू होती है। ठीक है, यदि उस मंजूरी अवधि के लिए संदेय ऐसी मंजूरी 6,500 रुपये प्रति माह या अन्य उच्चतर राशि से अधिक नहीं है। ठीक है,
तो 6,000 से मतलब ऊपर नहीं है, ठीक है। जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित, जो राष्ट्रीय नमूना, ठीक है, इसे याद रखना, सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अभिनिर्दिष्ट करे, ठीक है। ये सब आपको याद रखना। अब हम क्या बता रहे थे यहाँ पर कि कारखाना अधिनियम में कारखाना माना गया है, तो ये सब जो है ये सब के बारे में, ठीक है, ये हो गया, ये सब काम करने वाला ये सब, ठीक है। अब देखेंगे औद्योगिक या अन्य संस्थापन। औद्योगिक या अन्य संस्थापन से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं। देखिए, ट्रामवे सेवा या मोटर निर्वाचन सेवा जो कि भाड़े या पारितोषिक पर सड़क द्वारा यात्री, माल या दोनों के लिए आने में संलग्न है, ठीक है। हवाई निर्वहन सेवा ऐसी सेवा से भिन्न है जो कि भारत संघ की सेना, नौसेना या वायुसेना या भारत सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग से सम्मिलित हो या उसमें एक मात्र रूप में नियोजित हो, ठीक है। यही है ट्रामवे सेवा, ये, ठीक है। जैसे कि आगे और देखेंगे डाक, घाट, तट नियोजित, ठीक है, और यंत्र चालित अंतर्देशीय पोल, ठीक है, और खदान, ये सब बागान, ये सब, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, हम क्या बता रहे थे, औद्योगिक या अन्य संस्थापन में ट्रामवे सेवा या मोटर निर्वाचन सेवा, यही इससे संबंधित है, ठीक है। आगे और बढ़ेंगे, मजदूरी से सभी प्रकार का पारिश्रमिक अभिप्रेत है, ठीक है। जो भी हमने श्रम किया वो मजदूरी, पारिश्रमिक, ठीक है, इसको ही बोलते हैं। चाहे वह वेतन के रूप में हो या भत्ता या अन्यथा रूप में अभिव्यक्त हो या इस रूप में अभिव्यक्त किए जाने के योग्य हो, और जिसका कि भुगतान यदि नियोजन की शर्त प्रत्यक्ष या विवक्षित रूप में पूरी कर दी जाते तो एक ऐसे व्यक्ति को देय है जो कि उस नियोजन के संबंध में नियोजित है या नियोजन के संबंध में वह कोई कार्य करता है, ये सब, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कोई पारिश्रमिक जो कि पक्षकारों के बीच किसी पंचायत या समझौता के अंतर्गत या न्यायालय के आदेश के अंतर्गत देय है मजदूरी के निम्नलिखित सम्मिलित है, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो यही सब है, ये भी बता देते हैं। कोई ऐसा पारिश्रमिक जिसके प्रति की नियोजित व्यक्ति किसी अतिकालिक काम या छुट्टी की किसी अवधि के संबंध में शोध, ये बस यही है। आगे बढ़ेंगे, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ देते। देखिए आगे देखिए, कोई बोनस मंजूरी के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। ये देखिए, कोई बोनस जो कि उस पारिश्रमिक का अंश गठित नहीं करता है, ठीक है, जिसका कि भुगतान नियोजन की शर्तों के अंतर्गत शोध है या जो कि पक्षकारों के बीच किसी पंचायत या अनुबंध के आधार पर या न्यायालय के आदेश के आधार पर शोध नहीं। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत शोध बोनस इस उपधारा की परिभाषा के अंतर्गत मजदूरी के रूप में मान्य है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए, कोई यात्रा भत्ता या यात्रा से संबंधित की गई रियायत का मूल्य नियोजित व्यक्ति को अदा की गई कोई धनराशि जो कि उसके नियोजन की प्रकृति कर विशिष्ट खर्चे की आपूर्ति के लिए दी गई हो। किसी ग्रेजुटी की धनराशि जो कि उपखंड घ में उल्लेखित अतिरिक्त अन्य नियोजन के समापन में दे हो। बोनस संध्याय अधिनियम 1965 तहत बोनस नियोजन की विवेचित शर्त हो गई जो कि अधिष्ठान को होने वाले लाभ पर आश्रित नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि कोई यात्रा भत्ता या यात्रा से संबंधित की गई रियायत मूल्य, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। तो इधर हम और पढ़ते तब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बोनस संदाय अधिनियम है, इसमें जैसे कि हम रेल में जा रहे हैं, ठीक है, तो कभी किसी की कम कर दी, हमने टिकट काट दी, रिश्तेदार वगैरह किसी की, तो ऐसे नहीं होता, इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सब है। अतः कानूनी बोनस पारिश्रमिक की श्रेणी में आता है, ठीक है। अतः दृष्टि से विचार करने पर मंजूरी शब्द की परिभाषा के अंतर्गत बोनस भी शामिल माना जाएगा, ठीक है। इस बात को नोट कर लेना आप। अब हम आगे बढ़ेंगे, छटनी प्रतिकार के निमित्त शोध ऐसी धनराशि जो कि औद्योगिक विभाग अधिनियम 1947 की धारा का के अंतर्गत कर्मचारियों को देय है, या ऐसी धनराशि जो कि कर्मचारियों को सेवाओं से अलग कर दिए जाने पर उन्हें देय है। मंजूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अर्थ में मंजूरी है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 के अंतर्गत काम से भिन्न रखने के संबंध में प्रतिकर की धनराशि के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसी परिस्थिति में जहां मोटर निर्वहन कर्मकार अधिनियम 1961 में बनाए गए नियम इस बात का उपबंध करते हैं कि किसी श्रेणी में कर्मचारियों के प्रत्येक सदस्य 1 वर्ष में 2 जोड़ी जूते भी पोशाक के एक भाग के रूप में प्राप्त करेंगे। 2 जोड़ी जूते, ठीक है, इसको भी याद रखना। ऐसी परिस्थिति में 2 जोड़ी चमड़े के जूते के लिए किया गया दावा मंजूरी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो इसको भी नोट कर लेना, इस बात को, ठीक है।
आगे देखेंगे मंजूरी का संदाय और मंजूरी से कटौतियाँ। धारा 3 मंजूरी के संदाय के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है, देखिए प्रत्येक नियोजक इस अधिनियम के अधीन संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित समस्त मंजूरी का संदाय अपने द्वारा नियोजित व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए किसी कारखाने में यदि किसी व्यक्ति को कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7 की उपधारा 1 खंड 4 के अधीन कारखाने का प्रबंधन निर्दिष्ट किया गया हो। रेलवे पर कारखाने से भिन्न यदि नियोजक रेलवे प्रशासन है और रेलवे प्रशासन ने इस निमित्त संबंधित स्थानीय क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया हो। ठीक है, किसी औद्योगिक या अन्य संस्थानों में यदि कोई व्यक्ति औद्योगिक या अन्य संस्थान बना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियोजक के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, किसी ठेकेदार के मामले में ऐसे ठेकेदार जो पदाभिहित व्यक्ति जो प्रत्यक्ष प्रभाव से उसके अधीन हो। ये सब आगे देखें धारा 4 मंजूरी की अवधियों का नियत किया जाना। धारा 2 के अंतर्गत मंजूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति मंजूरी की उन अवधियों को नियत करेगा जिनमें की मंजूरी की अदायगी की जाएगी। मंजूरी की अदायगी की अवधि किसी भी प्रकरण में 1 महीने से अधिक नहीं की जाएगी। ठीक है, ये बात कही गई है हमारी धारा 4 में, सब बताया गया है। धारा 5 मंजूरी भुगतान का समय अग्रलिखित। इस धारा में मंजूरी के भुगतान का समय निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। यदि किसी रेलवे कारखाना या औद्योगिक अन्य संस्थान में नियोजित व्यक्तियों की संख्या 1000 व्यक्तियों से कम है तो वह मंजूरी के भुगतान की तिथि उस वेतनकाल के अंतिम दर 7 दिन के पूर्व वेतनकाल के संबंध में मंजूरी दे। किसी अन्य रेलवे कारखाने या औद्योगिक या अन्य संस्थान में प्रत्येक नियोजित व्यक्ति की मंजूरी के भुगतान की तिथि उस वेतनकाल के अंतिम दिन 10 दिन बीतने के पूर्व होगी। ये सब ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए धारा 7 मंजूरी में जो कमी की जा सकती है। ठीक है, तो धारा 7 में मंजूरी में जो हम कमी कर सकते हैं, लेकिन रेलवे अधिनियम 1989-24 देखिए सन 1989 के उपबंधों के बावजूद किसी भी नियोजित व्यक्ति की मंजूरी बिना किसी प्रकार की कटौती के अदा की जाएगी। मंजूरी से केवल ऐसी कटौती की जा सकती है जो इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत अधिकृत हो। ठीक है, तो कैसे देखिए ये आगे देखेंगे। धारा जुर्माने के तहत निम्न आते हैं किसी भी नियोजित, अब जैसे कि काटी जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कौन सी काटी जाएगी, ये हम धारा 8 में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी नियोजित व्यक्ति के ऊपर उसके द्वारा किए गए केवल ऐसे कार्य या लोपों के संबंध जुर्माना लगाया जा सकता है जैसे कि नियोजक ने राज्य सरकार या विहित प्राधिकार के पूर्ववर्ती अनुमोदन से उपधारा 2 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा उल्लेखित किया हो। जैसे जुर्माना की कुल राशि धनराशि जो कि किसी नियोजित व्यक्ति की किसी एक मंजूरी अवधि में आरोपित की जा सकती है उस धनराशि से अधिक नहीं होगी। ये सब ठीक है। 15 वर्ष से कम आयु वाले किसी नियोजित व्यक्ति पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। किसी नियोजित व्यक्ति पर आरोपित किया गया कोई जुर्माना किस्तों में या जुर्माना आरोपित किए जाने के 90 दिनों के बीत जाने के बाद वसूल नहीं किया जाएगा। 90 दिन बीत जाने के बाद ये सब, तो इस बात को भी याद रखना। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे। देखिए धारा 13 देखिए सहकारी समितियों और बीमा योजनाओं में भुगतान करने के निम्नलिखित कटौतियां हैं। धारा 7 की उपधारा 2 के खाने चले गए सब ठीक है, कटौतियां वगैरह। अब जैसे कि सहकारी समितियां बीमा योजना जो भुगतान करी उसकी कटौती बस आप धारा 13 याद रख लेना, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। अधिनियम के अंतर्गत के प्राधिकारी धारा 14 निरीक्षक अधिनियम की धारा 3 प्रकार के निरीक्षक का उपबंध करती है। ठीक है, तो धारा 14 निरीक्षक अधिनियम की धारा 4 3 प्रकार के निरीक्षकों का उपबंध करती है। बस इस बात को याद रखें आप लोग। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे। ये कारखाना अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत नियुक्त कारखाना निरीक्षक। ठीक है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी कारखानों के संबंध में निरीक्षक माना जाएगा कि उसके लिए निर्धारित स्थानीय सीमाओं के भीतर। ये सब देखिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना एवं प्राधिकारी। धारा 5 कर्मचारी भविष्य निधि योजना अधिनियम की धारा 5 सरकार को अधिकृत करती है कि वह अधिनियम के तहत भविष्य निधि की प्रस्तावना करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना तैयार करें। यह योजना उन कर्मचारी वर्ग पर या अधिष्ठानों के वर्ग पर लागू होगी जिनका उसमें उल्लेख किया गया। उल्लेखित शब्द के प्रयोग का तात्पर्य कि इस विषय में उल्लेख करने में बिल्कुल ही अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। किन स्थापनों में इस योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना को तैयार करने के बाद यथासंभव शीघ्र इस अधिनियम और योजना के अनुसार एक निधि की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया। आगे और बढ़ेंगे। देखिए धारा 5 के अनुसार केंद्र सरकार की 2 भिन्न शक्तियाँ होंगी। एक योजना तैयार करना, इस बात का उल्लेख करना कि योजना किन कारखानाओं पर लागू होगी। ये सब और इस बात का उल्लेख करना। ठीक है, ये सब पहले तो योजना तैयार करना फिर किस पर लागू होगी ये सब। ठीक है, आगे और देखिए धारा 5 का के अंदर बोर्ड केंद्रीय सरकार एक गजट अधिसूचना के द्वारा इन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन क्षेत्रों में अधिनियम विषय कर्मचारी भविष्य निधि के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय बोर्ड गठित कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड उस स्थिति से अस्तित्व में आ जाएगा जिसका कि उल्लेख इस संबंध में इस अधिसूचना में हो। ठीक है, ये सब
जिस राज्य को इस संबंध में केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होंगे? 15 व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है। जिन अन्य अधिष्ठानों पर यह योजना लागू हो उनके नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 10 व्यक्ति इस संबंध में नियोजक के मान्य संगठन के परामर्श और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ये भी बात को याद रखना। एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त किए गए अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होंगे? 5 व्यक्ति होंगे, ठीक है। जिन अधिष्ठानों पर योजना लागू है उनके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक से अधिक 10 व्यक्ति, ठीक है। इस संबंध में कर्मचारियों के मान्य संगठन से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। बस इतनी बात है। आगे और बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे न्यूनतम मंजूरी अधिनियम 1948। न्यूनतम मंजूरी अधिनियम 1948 दोस्तों। देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य नियोजनों में मंजूरियों की न्यूनतम दरों को नियत करते हुए कर्मकारों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम के विधेयक में उसके उद्देश्यों का उल्लेख निम्न शब्दों में किया गया है। न्यूनतम मंजूरी को निर्धारित करने का सांविधिक औचित्य अपने आप में स्पष्ट है, जो कि उपबंध अन्य प्रगतिशील देशों में किए जा चुके हैं। आज भारत में भी उनकी आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि अभी भारत में कर्मकारों के समूह का विकास बहुत ही कम हो पाया है और कर्मकारों की सौदेबाजी की शक्ति भी बहुत कमजोर है। इस अधिनियम के साथ नियोजनों की एक सूची संलग्न है। यह अधिनियम इस सूची में दिए गए नियोजनों के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मंजूरी नियत किया जाने का उपबंध करता है। केंद्रीय सरकार ऐसे नियोजनों में मंजूरी की न्यूनतम दरें नियत करेंगी जो कि या तो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जाते हैं या रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए जाते हैं। ये सब किसी खान तेल क्षेत्र महापत्तन के संबंध में या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा प्रस्तावित निगम के संबंध में, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अनुसूची में सम्मिलित शीर्षक की प्रकृति ऐसी जहाँ के श्रमिकों के बड़े पैमाने पर शोषण की संभावना रहती है। ये सब। इसके उपरांत अन्य श्रेणियों के नियोजन को भी इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। इस अधिनियम के उद्देश्य पूंजीपतियों द्वारा समाज में अवबोध, कम संगठित और कम सुविधा प्राप्त वर्ग को शोषण से बचाना है। ये सब। आगे और बढ़ेंगे। देखिए, विधानमंडल ने निस्संदेह इस अधिनियम का प्रवर्तन ऐसे उद्योग या पस्तियों के संबंध में करना चाहा था जिनमें कि पर्याप्त कारणों से असंगठित श्रम या मजदूरी विनिमय करने वाले किसी अभिकरण अनुपस्थिति के कारण कर्मकारों को दी जाने वाली मंजूरी या दूरियों के समान स्तर और जीवन यापन स्तर के मुकाबले अपर्याप्त है। ये सब। अधिनियम की संवैधानिकता 1928 के जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में न्यूनतम मंजूरी के प्रश्न पर एक ड्राफ्ट कन्वेंशन स्वीकार किया गया। इस ड्राफ्ट द्वारा कतिपय व्यवसायों में ही मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करने की बात कही गई थी। उदाहरण देखिए, ऐसे व्यवसाय जिनमें सामूहिक करार द्वारा मजदूरी नियत करने की व्यवस्था ना थी या जिनमें मंजूरी विशेष रूप से कम थी। अब देखिए, इस अधिनियम के संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि यही अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 19(1) छात्र द्वारा प्रदत्त व्यापार या कारोबार आदि की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि इस अधिनियम के उपबंध नियोजकों को एक विशिष्ट वर्ग पर लागू होते हैं, जो कि मात्र आर्थिक कारणों से प्राधिकारियों द्वारा न्यूनतम मंजूरी की दर से अपने श्रमिकों को मंजूरी देने में असमर्थ हैं, ठीक है। किंतु निश्चय ही उनकी यह असमर्थता बेईमानी के आशय से कर्मकारों के श्रम का शोषण करने के निमित्त नहीं, ठीक है। यह तथ्य है कि एक नियोजक न्यूनतम मंजूरी देने की शर्त मानने को बाध्य किए जाने के कारण अपना कारोबार चलाने में कठिनाई का अनुभव करेगा। इस प्रकार में एक असंगत प्रश्न है, जैसे कि किसी ने कंपनी खोल ली, ठीक है, उसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं, अब कंपनी डूब रही है, तो इस पर देखो चर्चा की जा रही है। देखिए, असंगत प्रश्न आगे बताते हैं और इसे एक सुनिश्चित सिद्धांत के रूप में माना गया, इसलिए इस आधार पर इस अधिनियम को असंवैधानिक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसी की बात की गई है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये अधिनियम यही वाला, ठीक है। इसी में कि कंपनी अगर डूबी जाएगी तो फिर कहाँ से आगे होगा ये। देखिए, जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या विशिष्ट उपबंध जनसाधारण के हित में है अथवा नहीं, तो इस संबंध में श्रमिकों की गरीबी पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। सब आगे और देखते हैं कि अधिनियम की प्रमुख विशेषता। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्न है। देखिए, सबसे पहले इस अधिनियम में मजदूरियों की जो निम्न दर है नियत किए जाने को उपबंध, ठीक है। न्यूनतम अवधि दर, न्यूनतम मूल दर, प्रतिभूति अवधि दर, अतिकाल दर, ये सब, ठीक है। बस्तियों या काम की श्रेणियों के संबंध में तथा पौड़ों, किशोरों, बच्चों और सह शिक्षकों के लिए अलग नियत की जाएगी, मतलब किसको कितना पैसा देना है, ये सब। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की न्यूनतम दरों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकती है। मजदूरी की बुनियादी दर, जीवन भत्ता मूल्य, जीवन भत्ता के मूल्य के सहित ये सब, ठीक है, छूट मूल्य या ये सब।
नगद मूल्य, ठीक है। इस अधिनियम में वांछित है कि मंजूरी की अदायगी नगद रूप में की जाएगी। ये पूरा वांछित है, ये पूरा मतलब पक्का है, इसको मतलब आप नगद दो पैसे, ये सब कह रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अब देखिए मजदूरी ढांचा। सामान्यतः मजदूरी ढांचा को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम न्यूनतम मजदूरी, जिससे मात्र जीवन निर्वाह की व्यवस्था की गई, ठीक है, और जो गरीबी की रेखा के स्तर पर हो, ठीक है। इससे थोड़ा ऊपर के स्तर पर समुचित मजदूरी होती है, ठीक है। तो सब नोट कर लेना आप। न्यूनतम मजदूरी दे, फिर दूसरा है समुचित मजदूरी, तीसरा और अंतिम निर्वाह मजदूरी होती है, निर्वाह मजदूरी, जो आराम के स्तर की होती है, ठीक है। आप देखिए न्यूनतम मंजूरी शब्द की परिभाषा इस अधिनियम में नहीं दी गई है। जो मंजूरी अधिनियम बता रहे चिल्ला रहे हैं उसमें नहीं दी गई है। संभवतः इसका कारण है कि देश भर में सभी उद्योगों के लिए समरूप मंजूरी का नियत किया जाना संभव। इसका कारण एक उद्योग से दूसरे उद्योग में और देश के एक भाग से दूसरे भाग में उद्योग के संबंध में पाए जाने वाली परस्पर विभिन्न परिस्थितियाँ हैं। ये सब समुचित मजदूरी देखिए, न्यूनतम मंजूरी और समुचित मंजूरी में भी अंतर होता है। समुचित मंजूरी के निर्धारण में उद्योग और क्षेत्रीय नियम के साथ साथ कंपनी के आर्थिक भार वहन करने की क्षमता पर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। डायरेक्टरों की वार्षिक रिपोर्ट में आशाजनक बयान मात्र को मंजूरी वृद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, चाहिए, क्योंकि ऐसा बयान कभी कभी अंशधारियों में विश्वास जमाने के उद्देश्य से भी दिए जाते हैं, ठीक है। ये सब निर्वाह मंजूरी भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा 1949 में प्रकाशित समुचित मंजूरी समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्वाह मंजूरी की परिभाषा दी है। देखिए, निर्वाह मंजूरी किसी पुरुष कर्मकार को अपने परिवार को न केवल भोजन, वस्त्र, आवास, मात्र आवश्यकता वरन मितव्ययी सुविधा जैसे बच्चों की शिक्षा, बीमारी से सुरक्षा, मौलिक सामाजिक आवश्यकता और वृद्धावस्था अन्य विविधाओं से सुरक्षा योग्य बनाने वाली होनी चाहिए, उसको हम निर्वाह मजदूरी कहेंगे, ठीक है। इस बात को आप याद रखना। आगे बढ़ेंगे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का उद्देश्य कारखाना और अन्य संस्थानों में कर्मचारी को भविष्य निधि, पेंशन निधि और निक्षेप सहबंध बीमा निधि संबंधी सुविधा उपबंध करना है, ठीक है। नियोजक का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने कारखाने या स्थापन में नियोजित कर्मकारों के लिए भविष्य निधि योजना का सूत्रपात करे और नियोजक तथा कर्मचारी दोनों के हिस्से के अंशदानों को इस निधि में तत्काल जमा कराए। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में इस अधिनियम एवं योजना का प्रवर्तन नवंबर 1952 में अनुसूचित उद्योग में किया गया था, ठीक है, नवंबर 1952। नियोजन आयोग और त्रिपक्षीय सलाहकार समितियों ने इस योजना के ऐसे विस्तार की संस्तुति की। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1956 ने सरकार को इस अधिनियम की गैर कारखाना स्थापनाओं तक विस्तारित करने के लिए अधिकृत कर दिया है। सरकार ने इस अधिनियम को 30 अप्रैल 1957 ईस्वी को चाय, कहवा, रबर, इलायची, पीपर के बागानों में नियोजित कर्मकारों पर लागू कर दिया है, जिनमें 50 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित थे। ये सब ठीक है। एक मिनट, ठीक है, आगे देखिए। केंद्र सरकार को यह भी शक्ति प्राप्त है कि 2 महीनों से न्यून की अवधि में ऐसा करने के अपने आशय की नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशित करते हुए इस अधिनियम के उपबंध को किसी ऐसे स्थापन तक विस्तारित कर सकती है जहां की उस अधिसूचना में यथाविहित संख्या में व्यक्ति नियोजित हो। केंद्रीय सरकार के द्वारा अधिसूचना में उल्लेखित कर्मचारियों की संख्या 20 से कम भी हो सकती है। ये सब अब देखिए, ये मैंने बताया अनुसूचित उद्योग के किसी कारखाना में इस अधिनियम को लागू करने के लिए 2 शर्तों का होना आवश्यक है। उस क्षेत्र के किसी भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जा रही हो जिसमें कि उस कारखाना का क्षेत्र भी सम्मिलित हो, जो कि शक्ति के द्वारा या बिना शक्ति के चालित हो, ठीक है। ऐसे किसी प्रतिष्ठान में 20 से कम व्यक्ति नियोजित ना हो, 20 से कम ना हो, ठीक है, ज़्यादा चल जाए, 20 से कम व्यक्ति नियोजित ना हो, ये बोला है। नियोजन शब्द से किसी स्थापना के कारोबार के नियमित क्रम में नियोजन अभिप्रेत है। ऐसे नियोजन में कम समय के लिए कुछ व्यक्ति का किसी विशेष आवश्यकतावश नियोजित किया जाना है, किसी ऐसे तत्कालिक या अल्पकालिक अस्थायी परिस्थिति के कारण जो कि उस स्थापना के नियंत्रण के बाहर हो। कुछ लोगों का नियोजित कर लिया जाना सम्मिलित नहीं माना। किसी ऐसे संस्थान में जिसमें कि वर्ष के अधिकाधिक समय में संस्थान के सामान्य कारोबार के लिए निश्चित संख्या में कर्मचारी नियोजित, इस अधिनियम का प्रवर्तन मात्र इसी कारण से नहीं रुक जाएगा कि उस संस्थान में नियोजन साल भर नहीं रहता। ये सब ठीक है। 20
20 व्यक्तियों से कर्मचारी का अर्थ अभिप्रेत है। अधिनियम की धारा 2(4) में कर्मचारी की परिभाषा दी गई है। अधिनियम की धारा 2(4) में कर्मचारी की परिभाषा दी गई है, इस बात को याद रखना। उस अर्थ में किसी संस्थान में 20 व्यक्तियों का नियोजन चाहे वह एक दिन के लिए किया गया हो या प्रसंगत संस्थान को उस अवधि के परिक्षेत्र के भीतर ला देता है, ये सब ठीक है। रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनाम अमरनाथ तथा अन्य के बाद में संस्थान में कर्मचारियों की संख्या 15 से कम हो गई थी और प्रोविडेंट फंड अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई थी। अधिकारियों ने परीक्षणोपरांत यह आदेश दिया कि जो भी राशि दे पाए जाए प्रतिष्ठान उसका भुगतान कर दे। ये सब तदुपरांत प्रतिष्ठान को यह आदेश दिया गया कि इस अधिनियम में एक स्कीम के उपबंध उस पर लागू रहेंगे। ये सब आइए और बताते हैं। देखिए, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को इस आशय की सूचना दे दें कि प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है। अगर आपके प्रतिष्ठान में 20 लोग थे और 5 लोग मतलब कहीं चले गए, नहीं रहे, तो आप बताओ उसको, किसको बताएं, इसको बताओ, किसको, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को, ठीक है। ये सूचना व्यक्तियों की संख्या कम होने के समय से जिस दिन 1 वर्ष पूरा होता है, जिससे 1 महीने की अवधि के अंदर दे दी जानी चाहिए। 1 महीने के अंदर आप बता दो उसको, ठीक है। देखिए परिभाषा है। धारा 2 समुचित सरकार द्वारा धारा 2 का अनुसार किसी संस्थान के संबंध में समुचित सरकार से केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है। केंद्र सरकार का तात्पर्य देखिए इधर, ऐसे संस्थान के संबंध में जो कि केंद्रीय सरकार का हो या उसके नियंत्रण में हो। कोई ऐसा संस्थान हो जिसका संबंध किसी, जैसे कि रेलवे कंपनी है, महापत्तन, खान, तेल क्षेत्र नियंत्रण उद्योग, ऐसे संस्थान के संबंध में हो जिसके विभिन्न विभाग या शाखा एक से अधिक राज्यों में भी है, ठीक है। ये सब किसी ऐसे संस्थान के संबंध में जो कि उपरांत से भिन्न हो। समुचित सरकार का तात्पर्य राज्य सरकार से है। समुचित सरकार का तात्पर्य हम यहाँ पर बताएंगे। समुचित सरकार का तात्पर्य मतलब राज्य सरकार, एक राज्य सरकार, ठीक है। अब देखिए धारा 2 का बुनियादी मजदूरी अधिनियम की धारा 2 में बुनियादी मजदूरी की दी गई परिभाषा, ठीक है। दी गई परिभाषा समावेशी और अनावेशी दोनों गुणों से युक्त है। पहले भाग में उन बातों को कहा गया है कि जो बुनियादी मजदूरी में सम्मिलित है और बाद वाले भाग में उन बातों को कहा गया है जो बुनियादी मजदूरी में सम्मिलित नहीं है। बुनियादी मजदूरी में काम करने वाले कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाने वाली समस्त उपलब्धियां सम्मिलित, जिन्हें कि वह उपार्जित करता है या नियोजन की संविदा की शर्तों के अनुसार दोनों में से किसी भी मामले में छुट्टी या अवकाश की मंजूरी के रूप में प्राप्त कर। बुनियादी मजदूरी कर्मचारियों को नगद रूप में दी जाती है, ठीक है। अब जैसे कि निम्नलिखित को बुनियादी मजदूरी में नहीं माना गया, नहीं, बुनियादी मजदूरी में नहीं माना गया ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको अच्छे से याद करना। देखिए, किसी खाद्यान्न इजाजत का नगद मूल्य नहीं आएगा, महंगाई भत्ता नहीं आएगा, मकान भाड़ा भत्ता नहीं आएगा, अल्पकालिक भत्ता नहीं आएगा, बोनस, कमीशन या इस प्रकार का कोई अन्य भत्ता जो कि कर्मचारी को उसके नियोजन के अनुक्रम में दे है, नियोजक द्वारा दी गई भेंट, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। इस धारा के अनुसार महंगाई भत्ता का तात्पर्य ऐसी नगद धनराशियाँ से है जिनका के भुगतान कर्मचारी को निर्वाह मूल्य, कॉस्ट ऑफ लिविंग के भरने कर दिया गया हो, ठीक है। ये सब होता है। अंशदान का आशय ऐसा अंशदान जो कि अधिनियम के अंतर्गत गठित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत किसी सदस्य के संबंध में दे हो। ये सब नियंत्रित उद्योग से कोई ऐसा उद्योग अभिहित है जिस पर कि भारत संघ का नियंत्रण लोकहित में संसद के अधिनियम द्वारा घोषित किया गया हो दोस्तों, ठीक है। उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लेखित सभी उद्योग को लोकहित में भारत संघ के नियंत्रण में ले लिया गया है। अब देखेंगे धारा 2 यहाँ नियोजक का तात्पर्य निम्नलिखित से है। कारखाने का स्वामी, हम जब से आपको पढ़ा रहे हैं पिछले 1 घंटे से नियोजक चल रहा है, तो मुझे तो पता है नियोजक क्या है, तो आप ही समझिए कि नियोजक वो होता है जो मतलब स्वामी, मालिक होता है, ओनर, ठीक है, कारखाने का स्वामी, ठीक है। इसको अधिभोगी भी हम चिल्लाने में लगे तो आप समझ सकते हैं कि अधिभोगी भी हम ओनर को ही बोलते हैं। ऐसा स्वामी, अधिभोगी या अभिकर्ता कारखाने के मृत स्वामी, अधिभोगी या विधिक प्रतिनिधि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7(1) के अंतर्गत कारखाना प्रबंध के रूप में नामित कोई व्यक्ति, ठीक है। अब हम किसी, जैसे हमने कारखाना खोला, मेरा कारखाना है चूड़ी का, ठीक है, तो मेरा चूड़ी का कारखाना है, तो मैं कौन सी कारखाना अधिनियम कौन सी धारा में आएंगे, तो मेरा नाम किस में लिखित होगा, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 7(1) के अंतर्गत मेरा नाम नामित होगा किसी कारखाने के लिए, ठीक है। वह व्यक्ति अथवा अधिकारी जिससे कि संस्थान के मामलों पर पूर्ण और अंतिम नियंत्रण प्राप्त हो, तो मैं हूँ, ठीक है, मेरा कोई कारखाना। तो जहाँ किसी संस्थान के मामलों का नियंत्रण किसी प्रबंधक निदेशक या प्रबंध अभिकर्ता को सौंपा गया है, ये सब। अब देखें धारा 2(4) कर्मचारी, ये सब
देखिए, किसी व्यक्ति को कर्मचारी कहे जाने के पूर्व निम्नलिखित बातों को सिद्ध होना चाहिए। कैसे सिद्ध होगा कि वह नियोजित है, यह कि वह मजदूरी के लिए नियोजित है, यह कि वह काम के लिए नियोजित है, ये सब शारीरिक श्रम से संबंधित हो, ये सब ठीक है। अब हम थोड़ा सा और बताएंगे। सशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत नियुक्त सशिक्षु के अतिरिक्त सशिक्षक के रूप में अथवा संस्थान के स्थायी आदेश के अंतर्गत नियुक्त हो, ये सब। किसी व्यक्ति को एक कर्मचारी मानने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं उस संस्थान में था तो नियुक्त किया गया हो, ये सब। कर्मचारी शब्द के अंतर्गत ये हम आपको बताते हैं। कर्मचारी शब्द के अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जो किसी लिपिकीय या अन्य कार्य के लिए या संस्थान से संबंधित किसी काम के लिए नियुक्त किया गया हो, उसको भी हम कर्मचारी बोल सकते हैं, ठीक है। अब धारा 2(4) के अंतर्गत है कारखाना। कारखाना की परिभाषा अधिनियम धारा 2(4) में दी गई है। कारखाने से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहाँ की कोई उत्पादन कार्य किया जा रहा हो, उत्पादित वस्तु की सफाई का कार्य किया जा रहा है जिससे कि वह बाजार में विक्रय के लिए तैयार हो, ये सब। धारा 2(4) निधि देखिए, निधि से ऐसी भविष्य निधि अभिप्रेत है जिसकी स्थापना इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत तैयार की गई कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत की गई हो, ठीक है। और जिसपे कि अनुसूची 2 में बड़ी सभी या किन्हीं मामलों में अनुबंध किए गए हों। धारा 4 उद्योग शब्द से कोई ऐसा उद्योग अभिप्रेत है जिसकी अनुसूची 1 में उल्लेख किया गया और जिसका अर्थ है किसी ऐसे उद्योग से जो सीमेंट, सिगरेट, इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, साधारण इंजीनियरिंग, ये सब, लोहा, इस्पात, कागज, ये सब, ठीक है। रुई, ऊन, जूट, पटसन, सिल्क जैसे प्राकृतिक कृत्रिम, इसके अंतर्गत ऐसा उद्योग भी सम्मिलित जैसे कि धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना और केंद्रीय सरकार अनुसूची में बढ़ा देगी, सब। सदस्य देखिए, सदस्य शब्द से इस अधिनियम के प्रयोजन में निमित्त अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत गठित कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत स्थापित भविष्य निधि का सदस्य अभिप्रेत होता है, ठीक है। कारखाना का उद्योगी मतलब कि मालिक वगैरह, जो कि मैंने अभी जस्ट बता दिया था आपको, ठीक है। और यही सब है दोस्तों, आगे और बढ़ेंगे। देखिए, धारा 3 अधिनियम का लागू होना। देखिए, धारा 3 में अधिनियम का लागू होना। साधारणतः अधिनियम ऐसा संस्थान पर लागू होता है जो कि एक ऐसा कारखाना जो अनुसूची 1 में उल्लेखित किसी उद्योग में संलग्न हो, जिसमें कि 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हों। किंतु अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे इस अधिनियम को इस प्रकार के स्थानों पर लागू करते जिसके कर्मचारी किसी अन्य संस्थान कर्मचारियों के साथ संयुक्त भविष्य निधि रखते हों और जिसके ऊपर यह अधिनियम लागू होता है। केंद्रीय सरकार गजट सूचना द्वारा इस शर्त का अधीन कर सकती है कि अधिनियम की धारा दूसरे संस्थानों में भी लागू होगी, ये सब। अब देखेंगे प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, ठीक है। प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए, 1961 के पहले हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं था। 1961 के पहले हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं था, ठीक है, जो पूरे देश में महिलाओं की मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए लागू किया जा सके। अतः केंद्र सरकार एक ऐसा कानून पारित करना चाहती थी जिसे पूरे देश में लागू किया जा सके। कुछ राज्यों ने अपना यहाँ मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए कानून पारित कर लिया था, लेकिन कुछ राज्यों के द्वारा मातृत्व लाभ प्रदान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। फिर राज्य सरकार के मातृत्व लाभ कानून में एकरूपता नहीं थी। इसी तरह केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले संस्थाओं में भी मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए कोई कानून पारित नहीं किया गया था। इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के उद्देश्य से पूरे देश में महिलाओं के मातृत्व लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से 1961 में केंद्र सरकार के द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसे मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 कहा गया था। यह कानून 1961 से ही पूरे देश में लागू हुआ और समय समय पर इस कानून में केंद्र सरकार द्वारा संशोधन भी किया जाता रहा है। आगे देखेंगे परिचय में। इस कानून को विस्तार पूर्वक जानने से पहले हम इन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। यह कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया, ठीक है, पूरे देश में है। वैसे यह कानून केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया, लेकिन राज्यों में इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गई है, ठीक है। इस कानून के द्वारा महिला कर्मचारी को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ देकर सुरक्षा प्रदान किया जाना है। इसी कारण इस कानून को सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस बात को भी याद रखना। लाभ प्राप्त करने की विधि। इस कानून में मातृत्व लाभ प्रदान करने की हम तरीके जानेंगे। मातृत्व लाभ होने वाली महिला कर्मचारी को अपने मालिक को एक आवेदन देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें मालिक को यह सूचित किया जाएगा कि वह महिला माँ बनने वाली है, सब, ठीक है। संभावित तिथि देखिए, इस आवेदन पत्र में वह महिला एक ऐसे संभावित तिथि की चर्चा करेगी जिस दिन वह माँ बनने की आशा करती है, ठीक है। नामित व्यक्ति, आवेदन पत्र में वह एक ऐसे व्यक्ति का नाम देगी जो यदि मातृत्व की स्थिति में यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके लाभ की राशि प्राप्त करेगा, ये सब।
मेडिकल प्रमाण पत्र देखिए, उस महिला कर्मचारी को आवेदन पत्र के साथ किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के द्वारा किया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह महिला वास्तव में मां बनने वाली है। ये सब ठीक है। यानी अप्रवासी हो तथा अप्रवासन के साथ गर्भाधारण कर चुकी हो, ये सब ये भी लिखा है। लाभ की प्रगति देखिए, इस कानून के अंतर्गत मातृत्व लाभ के संबंध में निम्न महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उस महिला कर्मचारी की मातृत्व लाभ के रूप में 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी। कितने की? 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाएगी, जिसमें 6 सप्ताह बच्चा होने के पहले और 6 सप्ताह बच्चा होने के बाद दिया जाएगा। 12 सप्ताह की, ठीक है। कुल लाभ 12 सप्ताह से अधिक नहीं दी जाएगी। इस अवधि में उससे औसत प्रतिदिन मंजूरी के आधार पर भुगतान भी किया जाएगा। जिस दिन वह पहले 6 सप्ताह की छुट्टी पर प्रस्थान करेगी, उसी दिन उसे 6 सप्ताह के पैसे का अग्रिम भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। बच्चा पैदा होने की सूचना वह शीघ्र ही मालिक को देगी। सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर मालिक से सप्ताह के पैसे का भुगतान कर देगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में किए गए संशोधन इस प्रकार हैं। 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़कर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह, ये सब बता रहा है। कमीशनिंग मदर, एडॉप्टिंग मदर के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ। घर से काम करने की सुविधा। 5 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रस्थान कैंच का अनिवार्य प्रावधान। नोट, इस कानून के अंतर्गत महिला कर्मचारी को चिकित्सा बोनस दिया जाता है, जो वर्तमान समय में 3500 रुपये है, ठीक है। ये भी बात याद रखना है। यदि कोई महिला गर्भपात का शिकार हो जाए तो इसकी सूचना वह शीघ्र ही मालिक को देगी। सूचना प्राप्त करते ही मालिक उस महिला कर्मचारी को 6 सप्ताह की छुट्टी प्रदान करेगा। इस 6 सप्ताह की अवधि में उसे लाभ ADW के आधार पर दिया जाएगा। ADW के आधार पर दिया जाएगा, इसको भी याद रखना। निष्कर्ष, यह कानून लगभग पिछले 51 वर्षों से देश में लागू है। इसके आने के बाद अब महिला कर्मचारी चाहे वह कहीं भी कार्यरत हो, चाहे उन्हें मातृत्व लाभ मिलने लगा है। इस कानून को महिलाओं के लिए एक वरदान कहा गया है। इस कानून के आने से अब देश में मातृत्व लाभ अधिनियम में एकरूपता आ गई है।